जय श्री श्याम दोस्तों। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। अब ये शब्द मैंने क्यों यूज़ किया? आज मैं जो बात कर रहा हूँ उस चीज़ को अगर आप लोग स्टूडेंट लोग, मैं ये समझ लीजिए कि जो स्टूडेंट बहुत ज़्यादा फेल हो रहे हैं या फिर कोई अपना लक्ष्य को पा नहीं सके अपने नौकरी के चक्कर में या गृहस्थ जीवन में जिम्मेदारियों के कारण अगर आप अपने किसी लक्ष्य को पा नहीं सके, तो उसको आप अभी भी पूरा कर सकते हैं। भाई ये समझिए कि भाई बहुत ज़्यादा फेलियर्स जिनके हाथ लग रही है, या फिर समझ लीजिए कि जो अपने कार्यभार से मुक्त हो गए हैं, भाई बच्चों की शादियों से मुक्त हो गए हैं, रिटायर हो गए हैं, अब वो अपने शौक को पूरा करना चाहते हैं। तो मेरी बातों को ध्यान से समझिएगा। मेरे कहने का तात्पर्य ये है, हमें जिस समय पे जिस चीज़ों पे फोकस करना चाहिए हम उन चीज़ों पे फोकस ना करके अन्यत्र दिमाग लगाते हैं। हमारे शास्त्रों में हमारे पूर्वजों ने जो कुछ भी हमें सिखाया सिखाया मतलब ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाना चाहिए, स्नान ध्यान करना चाहिए, फिर स्वाध्याय में लग जाना चाहिए, विद्यार्थी जीवन में कम से कम भोजन करना चाहिए ताकि आलस ना आए। भोजन हमें आलस की तरफ लेके जाता है। आप इन सब चीज़ों को ना देख के, क्योंकि हमारी वो जो दैनिक दिनचर्या है, उन दैनिक दिनचर्या को जब हम फॉलो करते हैं कि ब्रह्म मुहूर्त में अगर आप नहा रहे हैं, आप अपने केतु को, अपने चंद्रमा को आप बल प्रदान कर रहे हैं। आप जल्दी नहा लेंगे तो जल्दी आप सूर्य जी को जल चढ़ाएंगे, सूर्य को अर्घ देंगे, शिव जी में जल चढ़ाएंगे, फिर से आप अभी सभी ग्रहों को अपने ठीक कर रहे हैं। ये दैनिक दिनचर्या जब हम फॉलो करते हैं तो ऑटोमेटिक हमारे सभी ग्रह ठीक होने लग जाते हैं। जिस प्रकार से आप पुराने लोगों को देखेंगे या फिर आज भी गांव में देखेंगे, लोग जमीन पे बैठ के खाना खाते हैं। आप अपने घर में आग्नेय दिशा में, दक्षिण दिशा में जमीन में बैठ के भोजन ग्रहण करिए, आपका मंगल ठीक होना चालू हो जाएगा, मंगल अच्छे प्रभाव देना चालू कर देगा। आप रोज मंदिर जाएं भाई। पढ़ाई करते हुए या कोई भी काम करते हुए व्यक्ति बोर हो जाता है तो फिर जनरली घूमना चाहता है, तो घूमने के तौर पे आप जाइए, मंदिर जाइए, पैदल जाइए, खाली पैर जाइए, हनुमान जी के कोई मंदिर जाइए, वहां जाके थोड़ी देर ध्यान लगाइए, माथा टेकिए, फिर वापस आइए। आप पाएंगे कि धीरे धीरे आपका मंगल सुधरने लग गया है। सुबह उठ के जो हम व्यायाम करते हैं, योगासन करते हैं, आधे घंटे आपको अपना समय देना ही पड़ेगा। भाई आप अभी देखिए, मैं वीडियो बना रहा हूँ फेलियर्स के लिए जो बहुत ज्यादा फेल हो चुके हैं। मेरी बात को मानिए भाई, साल 2 साल 4 साल 5 साल 6 साल 10 साल आप वेस्ट करेंगे, उसके बाद फिर इन बातों को समझेंगे तो कोई मतलब नहीं रहेगा। मेरी बातों को अन्यथा नहीं लेंगे। जो कि रिटायर हो गए हैं, मैं उनको जो बोल रहा हूँ कि आप अभी भी अपने लक्ष्य को पाने के लिए अपना जो कोई प्रोफेशन पकड़ना चाहते थे जिसको आप पूरा नहीं कर पाए, आप अभी पूरा कर सकते हैं। हमारे लिए मिसाल के तौर पे कई लोग ऐसे मिल जाएंगे जो रिटायरमेंट के बाद अपना सीए कंप्लीट कर रहे हैं। भाई मैं भी सीए स्टूडेंट रहा हूँ, मैं सीए कंप्लीट नहीं कर पाया। तो अच्छा होशियार व्यक्ति वह है जो दूसरों के फेलियर से सीखे। तो हम अगर कोई चीज को नहीं कर पाए हैं, आपको बता रहे हैं, तो आप हमारे फेलियर से समझिए कि भाई हम जो गलतियां कर लिए हैं वो गलतियां आपको नहीं निपटाना है। भाई आप बार बार वही चीज को दोहराएंगे तो क्या मतलब, वापस से फिर आप उसी ढंग से असफल होंगे और फिर हमारी वीडियो को पलट के आके देखेंगे 5 साल 10 साल बाद, तब सीखेंगे तो क्या मतलब। अभी से सीख जाइए। अभी यदि आपने एंट्री लिया है तब समझ जाइए। अगर आपने एक अपना कुछ साल वेस्ट कर लिया है, उसके बाद आपके सामने ये वीडियो आ रहा है तो देख के समझ जाइए। लेकिन जितने जल्दी समझ जाएंगे उतना बढ़िया रहेगा। सिर्फ पढ़ाई भर से नहीं होता है, आपको मन एकाग्र करना पड़ेगा। आपको अपने ग्रहों को बल प्रदान करना पड़ेगा। हमारे पुराने कार्मिक डेप्ट के हिसाब से ही, हमारे पूर्व जन्म के कर्म के हिसाब से ही हमारे आज की कुंडली बनती है। इस चीज को आप जितने जल्दी समझ जाएं वो बढ़िया है। जो कुछ भी पुण्य किया है आपने, जो कुछ भी पाप किया है पूर्व जन्म और इस जन्म में, उसी के हिसाब से आपको आज रिजल्ट मिल रहा है। बार बार असफलता का दोष किसी और को देने से कोई मतलब नहीं है। कुछ पाप हो गए थे हमारे, कुछ ऋण रह गया था पुराने लोगों का। भाई ऋण बहुत सारे प्रकार के होते हैं। माता पिता का ऋण होता है, भगवान के प्रति ऋण होता है, बच्चों के प्रति ऋण होता है, पूर्वजों के प्रति ऋण होता है, दोस्तों के प्रति ऋण होता है। बहुत सारे प्रकार के हमारे ऊपर ऋण रहते हैं। क्या हम सभी का निर्वहन भली प्रकार से किए हैं पिछले जन्म में? क्या इस जन्म में हम इस चीज को भली प्रकार से समझ के उसको पूरा कर रहे हैं? तो इन सब चीजों को आपको जल्दी से जल्दी समझना है और उसके पीछे काम करना चालू कर देना है, तो ही आपके लिए ये श्रेयस्कर रहेगा। ठीक, तो जिन चीजों को मैं बोल रहा हूं इससे दूर मत भागिए। सीधा उठ के पढ़ने बैठ गए, ऐसा नहीं करना है। भाई उठिए, दैनिक
जो कर्म है, आप ये समझिए कि जब आप ब्रह्म मुहूर्त में रहते हैं उस समय सबसे ज्यादा केतु ग्रह एक्टिव रहता है। ब्रह्म मुहूर्त में सूर्योदय होने वाला रहता है, थोड़ी कुछ ही देर में सूर्योदय होने वाला रहता है। चंद्रमा आपको आकाश में दिख जाएंगे, बहुत सारे तारे आपको तारामंडल में दिखाई देने लग जाएंगे। जब ब्रह्म मुहूर्त में अंधेरी, उस समय की बेला थोड़ी सी अंधेरे उजाले वाली रहती है। आपको सभी तारे नक्षत्र आदि दिख जाएंगे आकाश में। तो उस समय केतु ग्रह बहुत ज्यादा एक्टिव रहता है। उस समय आप अपनी दिनचर्या से निवृत्त होके योग वगैरह कर रहे हैं, जितना ज्यादा गहरी सांस ले रहे हैं वो आपके लिए अच्छा रहेगा। कोई भी विद्वान व्यक्ति जब हमको समझाता है कि ब्रह्म मुहूर्त में उठ के शौच आदि से निवृत्त होकर आप योग प्राणायाम आदि करिए, इसका मतलब ये रहता है कि आपको, देखिए योग प्राणायाम बहुत प्रकार के रहते हैं, लेकिन जो बेसिक चीज आप कर सकते हैं वो कम से कम गहरी सांस लेना। मनुष्य जीवन ऐसा है जिसमें हम अपने आप पर कंट्रोल कर सकते हैं कि हम अपनी सांस गहरी लें या तेज लें। आप किसी भी व्यक्ति के सांस लेने की गति से ही समझ सकते हैं कि ये व्यक्ति किस ढंग का है। किस ढंग का तात्पर्य ऐसा है कि जो व्यक्ति बहुत तेज सांस ले रहा है मतलब वो बेचैन है। बेचैन है तो वो फिर अपने लक्ष्य को कैसे पाएगा? अगर वो कोई चीज को पढ़ रहा है तो वो जल्दी कैसे ग्रहण कर पाएगा? अगर वो किसी प्रैक्टिस में लगा हुआ है निरंतर रूप से, लेकिन अगर उस चीज में वो सफल नहीं हो रहा है तो क्यों? सिर्फ और सिर्फ अपनी सांस की गति की वजह से। अब आप समझिए, जब हम योग करते हैं तो आपको सिर्फ बेसिक योग में अगर आप ध्यान दीजिए कि सुबह के समय यदि आप आधे घंटे गहरी सांस ले रहे हैं, गहरी सांस मतलब सांस आपको लेना है पेट से, तो इसमें क्या हो रहा है कि जब हम गहरी सांस ले रहे हैं, सांस में आपका पेट फूलना चाहिए। आप ये मान के चलिए, देखिए आप कोई सांस के लिए रास्ता नहीं बना रहे हैं। जब आप फोकस करेंगे ना कि आपका पेट फूल रहा है सांस लेते हुए, तो ऑटोमेटिक आपकी सांस सही चल रही है। जिस प्रकार से एक छोटा बच्चा सांस लेता है जिसमें कि उसका पेट फूलता है और सिकुड़ता है, तो उस छोटे बच्चे की तरह ही हमें सांस लेना है। हम अपनी दिनचर्या को खराब करके ऐसा कर लिए हैं कि हम अपनी सांस लेने के सिस्टम को ही भूल गए हैं। तो जब आप गहरी सांस लेंगे ब्रह्म मुहूर्त में, उस समय आप अपने शरीर को शुद्ध करते हैं, पवित्र करते हैं, मन को स्थिर करते हैं, केतु को बलवान करते हैं। कुछ लोग केतु को क्रूर ग्रह के रूप में मानते हैं, कुछ लोग केतु को शुभ ग्रह के रूप में मानते हैं। तो मेरा ये मानना है कि केतु शुभ प्रभाव आपको देगा, तब देगा जब आप इसे पॉजिटिव एनर्जी प्रदान करेंगे। पॉजिटिव एनर्जी कैसे प्रदान करते हैं ये समझिए, जब आप गहरी सांस लेंगे, पूर्ण ऑक्सीजन मतलब ऑक्सीजन शुद्ध वायु सुबह की जब आपके नाभि तक पहुंचेगी गहरी सांस, तब आप महीने भर भी आप इस चीज का प्रैक्टिस करके देख लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा कि आपका दिमाग अलग तरीके से चलना चालू कर दिया है, अलग तरीके से काम करना चालू कर दिया है। देखिए आप इसे इस प्रकार से समझिए, राहु और केतु ऐसे ग्रह हैं जो कि ना इंट्यूशन देते हैं, प्रोक्रास्टिनेशन जैसे हम बोलते हैं ना, तो वो चीज देता है राहु और केतु। इसका वास्तव में कहीं पर किसी भी प्रकार का कोई रूप नहीं है। समझ पा रहे हैं आप? राहु जो है इसका वास्तव में कोई रूप नहीं है, ये आपकी सोच है। सोच है, अगर समझिए कि राहु अगर किसी ग्रह के साथ जब बैठता है तो उसकी शक्तियों को 10,000 गुना बढ़ा देता है, बोलते हैं। ऐसा क्यों बोलते हैं? व्यक्ति उसी के संबंध में बार बार बहुत ज्यादा सोचना जब प्रारंभ कर देता है और उसी में ही घूमते रहता है, उसका जीवन उसी में ही चलते रहता है। राहु जिस भी ग्रह में बैठ जाता है, लग्न में बैठ जाएगा तो बहुत ज्यादा घातक हो जाएगा। देखिए आप इसको घातक मतलब आप डरिए मत, आपको अपने राहु को पॉजिटिव करना है, अपने केतु को पॉजिटिव करना है। एक ही सिक्के के पहलू है, एक हेड है एक टेल है, राहु केतु, है ना। तो एक सिक्का जैसे रहता है, राहु और केतु साथ में ही चलते हैं। किसी भी सिक्के में आपको सिर्फ हेड या सिर्फ टेल नहीं मिलेगा। तो उसी प्रकार से है कि अगर मैं राहु के बारे में बोल रहा हूं तो आप उसको केतु के बारे में भी समझिए। आपको इसको पॉजिटिव करना पड़ेगा अगर ये आपके लग्न में और सप्तम भाव में बैठे हैं तो।
ये पॉजिटिव ऐसे हो जाएंगे कि राहु का मतलब है डिसिप्लिन। आप अपने डिसिप्लिन को फॉलो करिए और आध्यात्मिक रूप से अपने डिसिप्लिन को फॉलो करिए। जिस प्रकार से आध्यात्म में हमारे बताया गया है कि कैसे हमारी दैनिक दिनचर्या रहनी चाहिए, उस ढंग से अगर आप अपनी दिनचर्या को रखेंगे तो ऑटोमेटिक आपका राहु पॉजिटिव फल देगा। और आप ये निश्चित मान के चलिए कि राहु जैसा अच्छा रिजल्ट आपकी कुंडली में फिर कोई और ग्रह आपको नहीं देने वाला। समझ रहे हैं बात को आप मेरी? चंद्रमा भी जिस प्रकार से हमारे मन का कारक ग्रह होता है, उसी प्रकार से राहु और केतु भी इंट्यूशन होता है। चंद्रमा को तो फिर भी हम जल का रूप दे देते हैं कि भाई चंद्रमा, हर ग्रह का अपना एक, जैसे ना 12 राशियां हैं, तो हमारे पुराने ऋषि मुनियों ने 12 राशियों को, उनको अलग अलग ग्रहों को उनकी राशियां प्रदान करके उनको अपना एक स्थान दिया है। जब हम काल पुरुष की कुंडली में देखते हैं, लग्न से यदि आप 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 इस ढंग से लिखेंगे, तो पहली राशि मेष राशि का, दूसरी वृषभ, तीसरी मिथुन, चौथी कर्क, पांचवी सिंह, छठवीं कन्या, सातवीं तुला, आठवीं वृश्चिक, नौवीं धनु, 10वां मकर, 11वां कुंभ और 12वां मीन राशि। अब सभी को एक एक ग्रहों को इनका डिपार्टमेंट दे दिया गया है, और इसको भी नक्षत्रों के हिसाब से कितना साइंटिफिकली डिजाइन किया गया है वो मैं आगे की वीडियो में आपको समझाऊंगा। आप देख के बड़ा आश्चर्य करेंगे कि अरे, ये जिस तरीके से हमारा पूरा ब्रह्मांड काम करता है, उसी तरीके से हमारी ये 9 ग्रह, 27 नक्षत्र, 12 राशियां कितना सिस्टमैटिक ढंग से काम करती है। हमारे ऋषि मुनि कितने विद्वान थे जो इन्होंने इन सारी चीजों को कई हजार साल पहले ढूंढ के हमारे शास्त्रों में लिख दिया है। आज डेवलप्ड कंट्रीज, यूके, यूएस, फ्रांस, जर्मनी, यूरोपियन कंट्रीज, ये इन सभी जगहों के, इन सभी देशों की बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज हमारे शास्त्रों से एक एक मंत्र को भी उठा के उनके ऊपर वो लोग रिसर्च पेपर पब्लिश कर दे रहे हैं और बता अपना रहे हैं। और यहाँ आपके घर में कबर्ड में, आपकी बुक शेल्फ में किताबें जो रखी हुई हैं, आपके पिताजी, आपके दादाजी लेकर रख दिए हैं, उस चीज का महत्व आप नहीं समझ रहे हैं। तो देखिए, हमको जो भी हमारा लक्ष्य है, उस लक्ष्य को तो पूरा करने के लिए काम करिए, लेकिन समय निकाल के आप इन शास्त्रों को भी पढ़िए। बल्कि मैं तो बोलता हूँ कि हमको खुद इन सब चीजों के पीछे रिसर्च पेपर पब्लिश करना चाहिए। जो चीज देश विदेश वाले कर रहे हैं, आपको मालूम है, आप कल्पना नहीं करेंगे, आप मेरी बात को शायद मानने से इनकार भी कर दें, लेकिन इन छोटी छोटी एक एक बातों को भी समझाने के 25-25, 30-30 हजार डॉलर लोग चार्ज करते हैं विदेशों में। क्या मालूम है आपको? आप ढूंढिए, सर्च करिए इसी को। इंडिया के लोग इन सब चीजों में माहिर भी रहते हैं। टाइप करके देखना कि IIT से पढ़ के कितना कमाते हैं, IIM से पढ़ के कितना कमाते हैं, CA बन के कितना कमाते हैं, UPSC क्लियर करके कितना कमाते हैं, वहां पर विदेशी लोग कितना कमा रहे हैं। इन सब चीजों में हमारा ध्यान ज्यादा रहता है। आप देखिए ना जाके इन सब चीजों को। मेरा ये कहना है कि आप इसका मतलब क्या होता है, 25-30 हजार डॉलर अगर वो चार्ज कर रहे हैं आपको, सिर्फ आपकी सांसों की गति को समझाने के लिए रिसर्च पेपर पब्लिश कर रहे हैं, आपको इन सब चीजों को सिखा रहे हैं, इनका सेशन ले रहे हैं, इतना चार्ज कर रहे हैं। मतलब इंडिया में आप शायद जीवन भर में उतना पैसा कमा भी नहीं पाए, हो सकता है जोड़ भी नहीं पाए। अपने दैनिक दिनचर्या को फॉलो कर रहे हैं, अपनी दैनिक जिम्मेदारियों को पूरा करते 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 आपका जीवन कट जाएगा, लेकिन वहां पर उतना वो सिर्फ चार्ज कर दे रहे हैं हमारे श्लोकों को उठा के। तो जितना गहराइयों से आप हमारे शास्त्रों को समझेंगे, उतना ज्यादा आपका ये जीवन आपको समझ में आते जाएगा, उतने ज्यादा आपके भ्रम दूर होते जाएंगे। वेस्टर्न कंट्रीज की कल्चर के पीछे मत भागिए, जो कुछ भी ज्ञान है वो सब हमारे भारतवर्ष में है। अब आप ये देखिए, अभी मैं राहु केतु के बारे में आपको बता रहा था। ये सब ग्रह, जैसे लग्न में राहु बैठा, राहु सोच है, भ्रम है, भ्रम, सोच नहीं भ्रम है मान के चलिए। हम बहुत ज्यादा भ्रम में रहते हैं, और जिस भी राशि में हम बैठ रहे हैं, या राहु जिस भी राशि में बैठ रहा है, जिस भी नक्षत्र में बैठ रहा है, या जिस भी ग्रह के साथ बैठ रहा है, या किसी के साथ दृष्टि संबंध बना ले रहा है, तो ये समझ लीजिए
कि वो उन सब ग्रह से संबंधित चीजों में भी आपके भ्रम को बहुत ज्यादा बढ़ा दे रहा है। लग्न में बैठ के आपको आपके प्रति बहुत ज्यादा भ्रम होने लग जाएगा। आप अपने आप को बहुत ज्यादा प्रोकास्टिनेट करने लग जाएंगे कि मैं बहुत सुंदर दिख रहा हूँ, या मैं बहुत ज्यादा बलशाली हूँ, या मैं बहुत ज्यादा विद्वान हूँ, या फिर मेरी क्षमता इतनी ज्यादा है कि मैं लोगों से बहुत अच्छा कर सकता हूँ। मतलब ऐसे कुछ भी आप मनगढ़ंत कहानी बनाएंगे, सोचेंगे, उस चीज को क्रियान्वित नहीं करेंगे। आप किसी भी चीज को फॉलो करने के लिए रूल्स ही बस बनाते रह जाएंगे जीवन भर में, लेकिन कभी उसको फॉलो नहीं करेंगे। दूसरे भाव में बैठेगा राहु, दूसरे भाव का राहु क्या कर देगा? धन के संबंध में, परिवार के संबंध में आदमी प्रोकास्टिनेट करने लग जाता है, परिवार को खराब कर लेता है, बहुत ज्यादा बड़ी बड़ी बातें करने लग जाता है। तीसरे भाव में आपके पराक्रम का नाश करता है। पराक्रम के लिए पराक्रम कैसे होता है? हमारे तन और मन की मजबूती हमारा पराक्रम रहती है। इसके पीछे बस आप सोचते रह जाएंगे, इसके पीछे आप काम नहीं करेंगे। बड़े भाइयों नहीं, छोटे भाइयों, तीसरा भाव छोटे भाई को दर्शाता है, छोटे भाई बहनों को दर्शाता है। तो क्या है, तीसरे भाव में जब राहु बैठता है तो व्यक्ति इनके संबंध में या इनके साथ बैठ के, मतलब ये आपका साथी हो जाएगा, समझ लो आपका छोटा भाई, जो आप बैठ के समझ लीजिए बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, हाँक रहे हैं, कुछ उसके नियम बस बना रहे हैं लेकिन उसको फॉलो नहीं कर रहे हैं, अब कुछ भी कल्पना कर रहे हैं। जब वैसे ही राहु चौथे भाव में बैठ जाता है, केतु दसम भाव में बैठ जाता है, क्योंकि ये दोनों अब एक दूसरे का अपोजिट बैठते हैं। राहु से सप्तम केतु बैठता है, तो राहु केतु जो मैं आपको बोल रहा हूँ उसको आप उस ढंग से रिलेट कर सकते हैं, है ना। चौथे भाव में जब बैठता है तो भूमि, भवन, वाहन और माता के स्थान होता है। तो इस संबंध में भी व्यक्ति पूरे धोखे में रहता है। मतलब आदमी का भ्रम फिर अपनी माता के प्रति, भूमि, भवन, वाहन के प्रति और अपने सुख ऐश्वर्य के प्रति जो रहता है, वो भ्रम की स्थिति रहती है। उन सब चीजों को आपको नियम में ढालना पड़ेगा, तभी वो आपको अच्छा रिजल्ट देंगे। अगर उसके लिए सिर्फ नियम बनाएंगे, उसको फॉलो नहीं करेंगे, तो आपका राहु केतु नहीं सुधरने वाला। जब ज्ञान भाव में जाके पंचम भाव में राहु बैठ जाता है तो व्यक्ति अपने आप को बहुत ज्यादा ज्ञानी समझने लग जाता है। ज्ञान नहीं है उसके पास कुछ भी, लेकिन वो बहुत ज्यादा इस भ्रम में रह जाता है कि मैं बहुत ज्यादा ज्ञानी हूं। वो अपने शिक्षा के संबंध में बस टाइम टेबल बनाते रह जाएगा, अपना रूटीन बनाते रह जाएगा, मैं इसको फॉलो करूंगा, बस यही सोचता रह जाएगा। और कब यूनिट टेस्ट, क्वार्टरली, हाफ ईयरली, फाइनल एग्जाम हो जाएगा और वो बहुत गंदा रिजल्ट देगा। तो आप समझ पा रहे हैं मैं क्या चीज कह रहा हूं भाई। छठवें भाव में जब राहु बैठता है, रोग, ऋण, शत्रु से संबंधित रहता है राहु। इन सब की डिटेल में अभी मैं बेसिक तौर पे आपको बता रहा हूं कि आप बेसिक तौर पे चीजों को समझिए कि मैं कहना क्या चाह रहा हूं। रोग, ऋण, शत्रु देता है यहाँ पर राहु। आपको कोई रोग नहीं है, लेकिन आप इस भ्रम में रहते हो कि आपको कोई रोग है। दुनिया भर के डॉक्टरों के पास जाके आप इलाज करवा रहे हो, कोई इलाज नहीं मिल रहा है आपका। आपका भ्रम है कि आपको बीमारी है, लेकिन आपको कोई बीमारी नहीं है। रोग है, ऋण है, शत्रु है। बिना मतलब का आप लोगों को अपना शत्रु मानते चलेंगे। कोई शत्रु रहेगा नहीं, उसको आपसे कोई लेना देना नहीं है। रास्ता चलते आदमी को, आपके मित्र को, आपके व्यापारिक प्रतिद्वंदी को, आपको उससे कोई लेना देना नहीं है, लेकिन फिर भी आप उसके बारे में प्रोकास्टिनेट करते रह जाएंगे। सप्तम भाव में जैसे राहु बैठता है तो वैवाहिक जीवन को खराब करता है। उसी ढंग से क्यों खराब करता है? यहाँ पर बिना मतलब का भ्रम पालते हैं, शक करते हैं, या अपने पार्टनर के प्रति शक करते हैं कि भाई ये गफलत कर रहा है, धोखा दे रहा है, गबन कर रहा है। आम जनता है, आम जनता भी सप्तम भाव को दर्शाती है, तो इनके प्रति आप अपने मन में गलत भावना लेके आएंगे कि भैया वो आम लोग मेरे बारे में गलत सोच रहे हैं। वैसे अष्टम भाव रहता है, मृत्यु का भाव रहता है, अध्यात्म का भाव रहता है। यहाँ पर आप इस चीज से संबंधित प्रोकास्टिनेट करते रह जाएंगे। आपकी कुछ न कुछ मनगढ़ंत चीजें आपकी दिमाग में चलते रहेंगी। नवम भाव में राहु जाएगा, आपके भाग्य को खराब करता है। एक चीज समझिए, देखिए, बार बार जो चीज को बोल रहा हूं ना, उस चीज को आप लिख के रख लीजिए। खराब करता है का मतलब ये है कि अगर आप रूटीन फॉलो नहीं करेंगे या उसको पॉजिटिव करने के लिए काम नहीं करेंगे तो वो खराब रिजल्ट देगा। लेकिन उसी जगह पे अगर राहु बैठ गया और अगर आपने नियमों को फॉलो करके आपने अपने राहु को ठीक करने के लिए अगर कुछ पॉजिटिव किया है, तो राहु 10,000 गुना उसी चीज से संबंधित आपको बल प्रदान कर देगा। जो चीजें आप सोच रहे हो कि खराब है, अगर आपकी सोच सही दिशा में लग गई, उस नक्षत्र से संबंध में, उस राशि के संबंध में, वहां पर बैठे हुए ग्रह के साथ बनाई हुई युति के संबंध में, किसी ग्रह मेलिफिक या बेनिफिक प्लेनेट या
किसी भी ग्रह से संबंधित वहां पर दृष्टि संबंध बन के अगर पॉजिटिव एस्पेक्ट अगर आपने क्रिएट कर लिया तो वो उससे संबंधित बेनिफिट, कई गुना बेनिफिट आपको उस जगह पे देने लग जाएगा। तो अगर भाग्य के भाव में भी राहु बैठता है तो पॉजिटिव नेगेटिव दोनों प्रकार के इफेक्ट दे सकता है। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप अपने राहु केतु को सही कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं। राहु आपका जाके बैठ के दसम भाव के आपके कर्म भाव में बिना मतलब का काम करेंगे आप। बिना मतलब का काम करने का तात्पर्य जो चीज करना है वो ना करके उटपटांग काम में आपका ज्यादा दिमाग लगेगा। आप कहीं पर मैनेजर हैं तो आपको जिस चीज का मैनेजमेंट से संबंधित समझ लीजिए जाके दिमाग लगाना है, काम करना है, आपको जो काम करना है वो काम को आप ना करके आप उस ऑर्गेनाइजेशन में घूम घूम के बिना मतलब का दिमाग लगाएंगे कि तो मैं ऐसा कर लूंगा तो चीजें सुधर जाएंगी, मैं वैसा कर लूंगा तो चीजें सुधर जाएंगी, इस कर्मचारी को ऐसा काम करने पे चीजें इस ढंग से काम करने लग जाएगी, उस कर्मचारी को उस ढंग से, मतलब कुछ भी आप अपने कर्म भाव में जाके, आपके पिता के भाव में जाके, आपके दादा के भाव में जाके, भाई ऐसा व्यक्ति नवम और दसम भाव में बैठा हुआ यदि आपका राहु है, आप ये समझ लीजिए कि आप पिता के संबंध में भी कुछ भी कल्पना करने लग जाएंगे। उनसे जल्दी से आपको लगेगा कि वो जो कुछ भी कह रहे हैं वो गलत कह रहे हैं। भाई 11वें भाव में जाएंगे, 11वां भाव जो लाभ का रहता है, लाभ के संबंध में आपको भ्रम होता है। यहाँ पर राहु बहुत अच्छा रिजल्ट देता है, लेकिन रिजल्ट तब अच्छा देगा आपको यहाँ पर जब आप उसके संबंध में राहु को पॉजिटिव करेंगे। नहीं तो आपकी भ्रम की स्थिति रहेगी, बस आप कैलकुलेट करते रह जाएंगे कि भाई शेयर मार्केट में पैसा लगाएं तो मैं यहाँ पर लाखों करोड़ों कमाऊंगा, जमीन का काम कर रहे हैं तो मैं रातों रात करोड़पति बन जाऊंगा। ऐसे भ्रम से निकलिए, आपको वास्तविक जीवन में आना है, प्रैक्टिकल। देखिए आप ये समझिए, राहु फ्यूचर है तो केतु पास्ट है। आपने पहले भी कभी भी सुना होगा, केतु हमारे पास्ट को रिप्रेजेंट करता है। हमारे पूर्व जन्म की कार्मिक डेप्थ के हिसाब से ही हमारे कुंडली में केतु स्थान बनाता है। केतु का जो स्थान है हमारे पूर्व जन्म की कार्मिक डेप्थ को ही दिखाता है, पूर्व जन्म के कर्म को ही दिखाता है। और राहु हमारे फ्यूचर को दिखाता है। तो आप फ्यूचर को लेके जो कुछ भी कल्पना करते हैं ना, वो आपका राहु है। आप किसी के भी व्यक्ति के कुंडली को देखे बिना इस चीज को आप अनुमान लगा सकते हैं। अगर आप किसी व्यक्ति को समझ रहे हो, आपके घर परिवार के लोग आपके मित्र हैं, अगर वो किसी भी चीज, कोई भी ऐसी चीज के संबंध में कुछ भी कल्पना कर रहा है या सपने देख रहा है, भय क्रिएट कर रहा है अपने मन में, आप ये समझ जाइए कि उसके कुंडली में उसका उस भाव से संबंधित राशि में राहु का इफेक्ट ज्यादा है। तभी वो इस ढंग की कल्पना कर रहा है या इस ढंग का भय पैदा कर रहा है या इस ढंग से प्रोकास्टिनेट कर रहा है। वैसे 12वें भाव जो रहता है, 12वां भाव व्यय का भाव रहता है, और यहाँ पर भी वो राहु इसी ढंग से इफेक्ट देता है। जिसके पास रहता है वो ना खर्चा करेगा, खर्चा नहीं करेगा तो फिर वहां पर बैठ के राहु है, अगर आप कमा नहीं पा रहे हैं तो बस यहाँ पर सपना देखते रह जाएंगे कि मैं ये सामान खरीदूं, मैं वो सामान खरीदूं, मैं ये लग्जरी में खर्च करूं, मैं उस लग्जरी में खर्च करूं, लेकिन आप जीवन भर कुछ कर नहीं पाएंगे। हर चीज का एक सिस्टम होता है, नियम होता है। सभी नवग्रहों को सुधारना पड़ेगा, नियम में बांधना पड़ेगा अपने आप को, तब जाके चीजें होंगी।